नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11-12 के प्लेटफॉर्म पे। और आज दोस्तों हम लोग डिटरमिनेंट्स का वन शॉट कवर करने वाले हैं। ये वन शॉट बहुत ही होलसम होने वाला है। कॉन्सेप्ट्स को बहुत हल्के हल्के से बहुत प्यार प्यार से समझेंगे। एट द सेम टाइम क्वेश्चंस भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों को इसी वन शॉट में कवर होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर नेक्स्ट 2-2.5 घंटे आप मेरे साथ बैठ जाते हो, बहुत तसल्ली से पढ़ाऊंगा यार, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। तो यार डिटरमिनेंट एक ना नंबर है जो कि आप मैट्रिक्स से एसोसिएट करते हो। आप इसको फंक्शंस की भाषा में बहुत अच्छे से समझ सकते हो, मैपिंग के टर्म्स में समझ सकते हो। मान लो यहां पर एक ब्रह्मांड है जिसमें बहुत सारे मैट्रिसेस प्रेजेंट है, और यहां पर एक ब्रह्मांड है जिसमें नंबर्स प्रेजेंट है। ये रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। तो आपने यहां पर एक मैट्रिक्स ए को स्पॉट किया और आपने इस मैट्रिक्स ए को मैप कर दिया किसी नंबर के साथ। तो इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए को लिखा कैसे जाता है, पेश कैसे किया जाता है। ये मॉड नहीं है बेटा। जब आप डिटरमिनेंट पढ़ते हो तो इसको आप मॉड की तरह मत देख लेना। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है और ये किसके बराबर है, के बराबर है। तो आपको समझ आ रहा है कि आपने मैट्रिक्स ए को एक नंबर से, एक यूनिक नंबर से एसोसिएट किया और वही उसका डिटरमिनेंट है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं, ये नंबर क्या है, उसका कैसे पता चलेगा। उसी के बारे में सारा का सारा चैप्टर है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर जो मैंने चीज समझाई इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो भी फंक्शन में पढ़कर आ रहे हो वो सबका सब वैलिड है। यहां पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई और अगर बी मैट्रिक्स है तो वो के से एसोसिएट नहीं किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ बी भी के बराबर हो सकता है। यानी कि एक से ज्यादा मैट्रिसेस के सेम डिटरमिनेंट हो सकते हैं, मतलब वो सेम नंबर से एसोसिएट किए जा सकते हैं। लेकिन एक मैट्रिक्स का, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर K1 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए K2 नहीं हो सकता। मतलब यहां पर ये किसी और के साथ भी, मान लो आई के साथ मैप नहीं किया जा सकता। तो हर एक मैट्रिक्स का एक यूनिक एसोसिएशन होगा और वो उसका डिटरमिनेंट कहलाएगा। और डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, आप या तो ऐसे लिखते हो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ए की तरह, या फिर इसको ऐसे लिखते हो सिंपली। जो भी मैंने आपको कहानी समझाई, कहानी बताई, वो आपको इस स्लाइड के अंदर लिख रखी है। ठीक है, अब बेटा देखो आते हैं क्या, ये डिटरमिनेंट का यूज ना हम लोग ऑलरेडी कर चुके, लेकिन हमको उस वक्त पता नहीं था डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में। और डिटरमिनेंट निकालना ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे लॉग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसी आपने 11th में जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी ना बेटा, तो वहां पर आपने सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखा है। लेकिन अब आप थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पे बात करोगे, बहुत सारी चीजें अब ना थोड़ी सी आपको समझ आती हुई दिखाई देंगी। अभी तक आप सिर्फ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा पूरा का पूरा डिटरमिनेंट का। दोस्तों देखो, आप लोगों को याद होगा हम लोग क्लास 10th में ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नाम का एक चैप्टर पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपके सामने ऐसे दो इक्वेशंस लिख देता था, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, और आपको बोलता था कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस हैं, तो आप लोग बोलते थे अरे सर याद आ रहा है कुछ, a1 बाय a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 बाय b2। अगर ये होता था बेटा तो हम लोग बोलते थे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन या फिर सिंगल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और देखो बेटा यहीं पे ही अगर आप इसको थोड़ा सा और करोगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, तो a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा और समझो। आप यहां पर क्या करो, जो ये कोफिशिएंट है ना x और y के, इससे ना एक मैट्रिक्स बनाओ, इससे एक मैट्रिक्स बनाओ। यानी कि a1 यहां आएगा, b1 यहां आएगा, a2 यहां आएगा, b2 यहां आएगा। अब हमको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो जब डिटरमिनेंट निकालते हैं बेटा, ये जो डब्बा होता है ना, स्क्वायर डब्बा, ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसी फॉर्मेशन देखते हो तो मतलब अब आपको डिटरमिनेंट निकालना है। और ये एक क्या है बेटा, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। और आपको पता सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करो, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करो और डिफरेंस ले लो। तो यहां पे डिटरमिनेंट क्या आएगा फाइनली, वो फाइनल नंबर क्या आएगा हमारे पास, a1 b2 माइनस a2 b1। और देखो वही ये यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में है।
तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये और कुछ नहीं था बल्कि आपने इन इक्वेशन से कोफिशिएंट्स को यूज करके जो मैट्रिक्स बनाया उसका डिटर्मिनेंट ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है। तो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। यही आप इस चैप्टर में बार बारी करोगे। यहां से आपके 3 नंबर के 5 नंबर के सवाल भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मतलब अगर यहां पर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। अभी तक आपने इसको सिर्फ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बातें करते चले जाएंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, एक एक करके आराम से समझेंगे। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, दिस इज नॉट मॉड ऑफ ए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यही चीज यहां पे लिख रखी है, इज रेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट रेड एज मॉडुलस ऑफ ए। प्लीज गड़बड़ मत कर देना यहां पर। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैज डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई। In determinant we can determine the value, but in matrix we cannot determine the value। अब देखो यार, जैसे मैंने बोला कि हर एक मैट्रिक्स एक यूनिक नंबर से एसोसिएटेड होता है, उसी नंबर को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अभी जैसे हमने सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, वो नंबर तक कैसे पहुंचते हैं, वो सीख लिया। लेकिन अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया होता है तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक एरे है। क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन वहीं पे अगर आपको बोल दिया जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये एक नंबर है। यही चीज यहां पे पॉइंट नंबर 3 में लिखी हुई है। Here we will study determinants up to order 3 only with real entries। ठीक है, तो हमको अप टू थर्ड ऑर्डर ही पढ़ना है। चलो भाई, सबसे पहले अगर आपको मैं बोल दूं कि मेरे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 का, उसके डिटर्मिनेंट के बारे में सोचते हैं हम लोग मिलके। तो अगर मैंने बोल दिया कि यार कोई ए मैट्रिक्स है ऑर्डर 1, मतलब कि सिंगल एलिमेंट होगा, कुछ ऐसे टाइप का मान लो, ठीक है, बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए। मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स का क्या निकालूं, डिटर्मिनेंट निकालूं, तो वो एलिमेंट इटसेल्फ के बराबर होगा। तो मतलब जो एलिमेंट है वो ऑर्डर 1 मैट्रिक्स में, वो ही आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको बोला जाए कुछ ऐसा कि मान लो 7 ये ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो नंबर है यही आपका डिटर्मिनेंट होता है। सिंपल कहानी। चलो, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, दोबारा यहां पर बात कर लेते हैं। अगर आपको दिया हुआ है कोई 2x2 मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, दिया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2x2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वो किसके बराबर होता है? आप लोग ये डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लोगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लोगे और फिर डिफरेंस लोगे। तो a11 मल्टीप्लाइड बाय a22 माइनस a21 मल्टीप्लाइड बाय a12, यही चीज यहां पे लिख रखी है। पेन चेंज कर देता, ठीक है। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस द प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे आपको एक केस दिया हुआ है 2 3 0 -1, तो 2 इंटू -1 -2 और फिर -0 ही हो जाएगा, तो -2 ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बेटा यहां पर चीजों को थोड़ा आराम से समझना। जब आप लोग ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो ना, तो आप इसको एक्सपैंड करते हो पहले, ठीक है, एक्सपैंड करके इसको हम लोग ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व कैसे किया जाता है आपको मैं अगले पेज पे सिखा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत पेशेंटली समझना, एक ही बारी में समझा दूंगा, प्यार से समझ आ जाएगा। आपको अगर ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है दोस्तों, जैसे देखो ये 3/3 है, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो आप उसको तीनों रोज के अलोंग भी सॉल्व कर सकते हो, तीनों कॉलम्स के अलोंग भी सॉल्व कर सकते हो। तो किसी भी 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के 6 तरीके होते हैं। 6 तरीके से आप एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हो। एक्सपेंशन तीनों रोज के अलोंग हो सकता है या फिर तीनों कॉलम्स के अलोंग भी हो सकता है। कैसे चूज करें वो अभी आपको जब स्पेसिफिक केस आएगा तो समझ आएगा। लेकिन एक काम करते हैं, मैं आपको R1 के अलोंग एक्सपैंड करके दिखाता हूं।
ठीक है, तो क्या करना होता है दोस्त, सबसे पहले ना आप लोगों को एलिमेंट उठाना है। R1 में पहला एलिमेंट उठाओ, A11 उठा लिया। इसके बाद क्या करो बेटा, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा दो, ऐसे जैसे इसको पूरा का पूरा छुपा हुआ मानो और इसको पूरा का पूरा छुपा हुआ मानो, ये बच जाएगा। क्या ये एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, तो आप इसको ऑर्डर 2 की तरह सॉल्व कर दो और इसके आगे लिख दो। तो ये हो जाएगा A22 A33 माइनस A32 A23 A32 A23। ध्यान रखना बेटा एक चीज, जब आप ये एलिमेंट उठाते हो ना, चाहे आप रो के अलोंग करो चाहे आप कॉलम के अलोंग करो, उनके आगे ना एक साइन लगाना पड़ेगा, प्लस या माइनस। वो साइन कैसे लगता है, वो साइन डिपेंड करता है बेटा इस पे। अगर जो एलिमेंट उठा रहे हो उसके नीचे जो नंबर्स हैं उनका सम अगर इवन है तो +1 लगाओगे, अगर उनका सम ऑड है तो -1 लगाओगे। जैसे यहां पे 1 + 1 इवन है, तो इसके आगे क्या लगाया जाएगा दोस्त, इसके आगे क्या लगाया जाएगा, प्लस लगाया जाएगा। फिर A12 के आगे साइन क्या लगाया जाएगा, पहले साइन की बात कर लेते हैं। 1 + 2 3 ऑड है तो माइनस लगाया जाएगा। और ब्रैकेट में क्या किया जाएगा बेटा, कैसे किया जाएगा, देखो ध्यान से देखना। अब मैंने दोस्त इस वाले आदमी को उठाया है, तो ये डिलीट जौन सी रो में है जौन सी कॉलम में है, तो अब मेरे को बेटा इन चारों को यूज करके सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट। तो मेरा अंदर क्या आएगा, यहां पर A21 A33 माइनस A31 A23। ठीक है दोस्त, अब देखो, अब आते हैं बेटा थर्ड एलिमेंट पे, यानी कि A13 पे। तो ये डिलीट मतलब इसको सॉल्व करना है। तो A13 लिखा, इसके आगे साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, कैसे डिसाइड करेंगे, 1 + 3 4 है, इवन है, प्लस साइन आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, A21 A32 A21 A32 माइनस A31 A22। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और यही आपका कुछ और नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब आप बोलोगे सर R1 के अलोंग तो समझ आ गया, R2 के अलोंग कैसे करूंगा, बेटा कुछ नहीं, A21 लिखोगे यहां पर, इसका साइन देखोगे 2 + 1 क्या है, 3 है, तो इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। और फिर यहां पर इसको छुपाओगे और इसको छुपाओगे। देखो जोन से एलिमेंट को पकड़ रहे हो वो कौन से कॉलम में है कौन से रो में है, उसको हाइड कर दो। और जो बाकी 4 लोग बचे, जैसे A21 के लिए कौन बचेगा, ये और ये, इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट को ब्रैकेट में लिख दो, सिंपल। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक और केस ले लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये फीड हो जाए दोस्त। जैसे यहां पर इस डिटर्मिनेंट को हम लोग C1 यानी कि कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। ठीक है, चलो तो A11 डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा बेटा, सबसे पहले तो A11 के आगे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, तो मैंने इग्नोर कर दिया। ऐसे छुपाओ बचेगा ये A22 A33 माइनस A32 A23। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट पकड़ोगे यहां पे कॉलम का A21। अब देखो यहां पर ऑड नंबर है 2 + 1, तो ये माइनस के साथ आएगा और इसके अंदर फटाफट से लिख लो, इसको छुपाओ इसको छुपाओ इसको छुपाओ इसको छुपाओ, ये बच गया। ठीक है, तो A12 A33 माइनस A32 A13 दोस्त। ठीक है, फिर प्लस, क्योंकि देखो 3 + 1 4 होता है, A31 और ब्रैकेट के अंदर अब इसको छुपाओ तो बचा ये। तो A12 A23 माइनस A22 A13, खत्म। ठीक है, समझ आ गया। अब जो ये आगे प्लस माइनस आप कर रहे हो ना एलिमेंट उठा के, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे देखो यार, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1 to the power I + j। ठीक है, कि प्लस और माइनस इसके अकॉर्डिंग चलता है। I + j अगर इवन होगा तो बेटा देखो +1 हो जाएगा, ये I + j अगर ऑड होगा तो ये -1 होगा। तो वही हम लोग अप्लाई कर रहे थे। लेकिन आप लोग डायरेक्टली क्या करो,
3, जब भी ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो ना, ये साइन कन्वेंशन अपने दिमाग में रखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो जब भी ये वाला एलिमेंट उठाओगे प्लस के साथ उठाना, ये उठाओगे माइनस के साथ, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो आप लोग इस साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बसा लो। व्हेन वी विल बी सॉल्विंग ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट, हम लोग इसी साइन कन्वेंशन का डायरेक्टली यूज कर लेते। ठीक है, अब जो भी बेटा मैंने आप लोगों को समझाया है ना, वो सबका सब इन 2 पॉइंट्स पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, दूसरा पॉइंट आप अपने आप समझ जाओगे। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर, चलो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ना ये कुछ ऐसा दिखता, खुद सोच के बताना। मान लो ये 1 2 3 0 0 5 6 7 8 और आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता दोस्तों, तो आप कौन से रो या फिर कौन से कॉलम के अलोंग इसको सॉल्व करते? क्या आप लोगों के लिए ज्यादा छोटा मेथड रहता? आप लोग R1 के अलोंग करते तो 1 2 3 दोनों की कहानी देखनी पड़ती यार। देखो, लेकिन R2 में ना मेरे पास 2 जीरोस हैं, तो R2 में इसके अलोंग करूंगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग विल बी 0, 0 इंटू समथिंग विल बी 0। तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके साथ वाले डिटर्मिनेंट्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं बेटा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, -5 और ब्रैकेट के अंदर इसको छुपाओ इसको छुपाओ, 1 7 7 7 -12 -5, आंसर आएगा 25, खत्म। तो मतलब हमेशा हम लोग एक्सपेंशन जब करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये चीज कि यार कहां पर हमको ना थोड़ी कैलकुलेशन इजी दिख रही है। तो जहां पर भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिखे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिखे, हम लोग उसके अलोंग एक्सपेंशन करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, while expanding instead of multiplying by this we can multiply by +1 और -1 according as I plus j is even or odd। और मैंने तो आपको ये भी बता दिया कि भाई साइन कन्वेंशन डायरेक्टली दिमाग में रखो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। अब बेटा जो यहां पर नीचे चीज लिख रखी है ना दोस्त, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलता था कि एक मैट्रिक्स ए है तो मेरे को 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए बताओ, तो दोस्त आप लोग क्या करते थे? आप लोग इस 2 को हर एक एलिमेंट के साथ ले जाके प्रोडक्ट करवा देते थे। जैसे अगर मैं सिंपल सा केस लूं 1 2 3 4 और मैं बोलूं ट्वाइस ऑफ दिस आपको बताना है, तो आप लोग क्या करोगे? हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो हाँ या ना? लेकिन ध्यान रखो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ की बात होती है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और मैं आपको बोलूं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 2 है वो या तो सिर्फ एक रो में जाएगा, किसी भी रो में जा सकता है, या तो सिर्फ एक कॉलम में जाएगा, हर एक एलिमेंट के पास नहीं जाएगा। जैसे समझना मेरी बात को, अगर मैं आपको बोलता हूं 2 4 6 8, ठीक है, और अब आपको दिख रहा है कि यहां पे 2 कॉमन है, तो अगर आप 2 रो से कॉमन निकालोगे ना तो एक ही बारी बाहर आएगा, और अगर आपको सेकंड रो से भी कॉमन निकालना है तो दूसरा 2 बाहर आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बाहर आएगा। 1 2 3 4। समझ आई? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लीकेशन में फर्क होता है। अगर आप स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स को, तो वो हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो या फिर एक स्केलर नंबर बाहर निकालना की कोशिश करते हो, तो जितने रोज और जितने कॉलम्स हैं उसके हिसाब से बाहर आता है नंबर। जैसे यहां पर बेटा देखो 2 रोज हैं, तो इसलिए 2 बारी आपने 2 को बाहर निकाला, 2 कॉलम्स है इसलिए आपने 2 बारी बाहर निकाला 2 को। अब यही चीज यहां पे लिख रखी है, बहुत ध्यान से समझना। एक मैट्रिक्स ए है ऐसा और एक मैट्रिक्स बी है ऐसा। आपको दिख रहा है कि दैट मैट्रिक्स ए इज ट्वाइस ऑफ बी। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो हमको -8 के बराबर दिखता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं तो -2 के बराबर दिखता है। तो अब खुद सोचो, मैंने बोला था ना जब तुम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे होगे तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट, ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। तो यहां से अगर तुमको 2 कॉमन निकालना है, डिटर्मिनेंट बाहर निकला हुआ है तो 2 बारी बाहर निकलेगा, यानी कि 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा ये।
यही चीज यहां पे लिख रखी है, ऑब्जर्व दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स -2, दैट मीन्स 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी वेयर एन इज इक्वल टू 2। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, आपको इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत ही नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैट्रिक्स ए आपको दिख रहा हो n टाइम्स मैट्रिक्स बी, तो डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, जो ये नंबर है ना उतनी बारी बाहर निकलेगा। जैसे देखो यहां पर हमको पता था कि दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो यहां से आंसर आएगा n की पावर k टाइम्स डिटर्मिनेंट b। जो ये n है वो क्या है बेटा, जो कॉमन नंबर दिख रहा था हमको, हम उसको बाहर तो निकालेंगे लेकिन n की पावर k टाइम्स निकालेंगे। k क्या है, k क्या है बेटा, आपका ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जितने रो या जितने कॉलम होंगे उतनी बारी उसको बाहर आना पड़ेगा। अब एक बारी इस नीचे वाली स्टेटमेंट को आराम से पढ़ लो, यही चीज यहां पे लिख रखी है, ठीक है, क्लियर कहानी। मेरा यहाँ पे बस रिप्रेजेंटेशन उल्टा है क्योंकि मैंने के को ऑर्डर बोल दिया, इन्होंने के को वो कांस्टेंट नंबर माना है जो कि अंदर मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस आपको ये चीज दिमाग में रखनी है सिंपल, कि अगर आपके डिटर्मिनेंट के अंदर आपको दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट में एक कांस्टेंट नंबर है, तो जब आप उसको बाहर निकालोगे तो बेटा एक बारी बाहर नहीं निकालोगे, उतनी बारी बाहर निकालना पड़ेगा जितना ऑर्डर है आपका मैट्रिक्स का। क्लियर कहानी। और मैट्रिक्स में क्या होता है, वो एक ही बारी बाहर निकलता है। तो ये दोनों में फर्क है। उसके बाद आते हैं बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पे। क्लास 10th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए जाएं ऐसे, अगर आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दे दिए जाएं ए बी सी, इसको बोल देता हूं x1 y1, इसको बोल देता हूं x2 y2, इसको बोल देता हूं x3 y3, तो आप लोग इसमें फॉर्मूला लगाते थे ये वाला एरिया निकालने के लिए। ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है बेटा, बल्कि डिटर्मिनेंट से ही ये फॉर्मूला आप विजुअलाइज कर सकते हो। अगर आप इन वर्टिसेस को डिटर्मिनेंट्स में ऐसे लिखो, देखो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और बाहर एक हाफ लगा दो, तो यही आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताता है। मतलब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ना दोस्तों, तो आपको यही मिलने वाला है। और इस फॉर्मूला को याद करने का भी आप लोगों ने ट्रिक तो सीखा होगा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, साइक्लिक तरीके से चलता है ये फॉर्मूला, ठीक है। बाहर x वाले हैं और ब्रैकेट के अंदर y वाले, ठीक है। ये सब बेसिक बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। चलो भाई यहां पर थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो एक बात बताओ, ये जो डिटर्मिनेंट है ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल तो दोस्त पॉजिटिव ही होगा ना। तो इसलिए यहां पे डिटर्मिनेंट में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आउटपुट आती है हम उसका मॉड ले लेते हैं। सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्लियर दोस्तों। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, if area is given use both positive and negative values of the determinant for calculation। जैसे मान लो आपको ना एरिया गिवन है, डेल्टा आपको गिवन है, और आपको एक कुछ आपको ना एक दे दिया गया है बेटा डिटर्मिनेंट, उसमें कहीं पे ना लैम्डा या फिर अननोन है, तो आपको बोला गया है कि इस लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो आप इस डिटर्मिनेंट को, जो ये एरिया की वैल्यू गिवन है ना, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया दोनों लोगे, क्योंकि आपने तो इसका मॉड लेके एरिया बताया था, लेकिन इस लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से निकालनी पड़ेगी। तो यही चीज यहां पे सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है, एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अननोन वैल्यू। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0, ठीक है। यहां से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इक्वेशंस भी लिखवाई जाती हैं। जैसे एक सवाल है आप लोगों के सामने, सिंपल सा सवाल है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, तो आपको इसका एरिया बताना है। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाफ को भूल जाते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं बेटा, a फिर b प्लस सी, फिर यहां पर आएगा 1, फिर यहां पर आएगा बेटा b, यहां पर आएगा c प्लस a, यहां पर आएगा 1, फिर यहां पर आएगा c, यहां पर आएगा a प्लस b, और यहां पर आएगा बेटा क्या 1।
देखो यार, वैसे इसमें हम लोग डायरेक्टली ना एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और बाकी सब चीजें लगा सकते हैं, जो मैं आपको भी सिखाऊंगा। मैंने जब आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में बताया था। उसी को ही हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। इजीली अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हो विदाउट, मतलब थोड़ी सी कम कैलकुलेशन के साथ, तो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं वो नहीं बता रहा, क्योंकि वो मैं लेटर हाफ ऑफ द लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी इसको जैसे आपको सॉल्व करना सिखाया है, आप वैसे सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देख लो यार, किसी के भी अलोंग कर लो। एक काम करते हैं यार, इसके अलोंग कर देते हैं, कॉलम 1 के अलोंग कर देते हैं। ठीक है, तो ए को पकड़ा, यहां पर क्या आएगा बेटा? सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, फिर बी को पकड़ा, प्लस माइनस, तो बी आएगा बेटा माइनस के साथ। और फिर बी प्लस सी, और फिर क्या आएगा बेटा? माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और फिर सी को पकड़ा, ये कैसे आएगा बेटा? सी खुलेगा प्लस के साथ, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा इसके? बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, वैसे इतनी मेहनत करनी नहीं होती है, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। जब आप एंड में लेक्चर पूरा देख लोगे ना, तो ये सवाल आप ओरली कर लोगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें दिमाग में घुसेंगी। तो ये हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा यहां पर, कट गया। तो देखो क्या बचा? ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या बचा? माइनस बी सी और फिर प्लस ए बी। और थर्ड वाले ब्रैकेट में क्या बचा? प्लस बी सी और माइनस ए सी। तो देखो सारी की सारी चीजें एक दूसरे को खाने के लिए रेडी बैठी है। जब डिटर्मिनेंट ही जीरो आ गया तो हाफ का कोई मतलब है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज 0 स्क्वायर यूनिट। चलो, अब आते हैं बेटा माइनर्स और कोफैक्टर्स के कॉन्सेप्ट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर आपने ये अच्छे से नहीं समझा तो आप इनवर्स, एडजॉइंट, ये सब नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग माइनर्स की बात करते हैं। बेटा जब हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर रहे थे, याद होगा आपको, जब मैं बोल रहा था रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करो, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड करो, तो आप लोग एक एलिमेंट को पकड़ते थे और उसके अलोंग जो भी रो कॉलम था उसको डिलीट करते थे, और जो यहां पर ऑर्डर 2 का आपको दिखता था डिटर्मिनेंट, उसको सॉल्व कर देते थे और ब्रैकेट में डाल देते थे। तो ये जो ब्रैकेट में डालते थे ना, अब हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, यही आपका उस एलिमेंट का माइनर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि माइनर ऑफ 1 क्या होगा, जैसे माइनर ऑफ A11 क्या होगा, सबसे पहले तो बेटा माइनर को ऐसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल 1 से। तो जैसे A11 का मेरे को अगर माइनर निकालना है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? माइनर ऑफ 1 1। और ये किसके बराबर है? आप इस वाले एलिमेंट को पकड़ोगे, रो और कॉलम को छुपाओगे और इसको सॉल्व करोगे, मतलब सिर्फ ब्रैकेट वाली चीज लिखोगे, तो वो क्या हो जाएगा? 5 9 45 और ये 48, 45 माइनस 48 माइनस। तो माइनर कुछ होता ही नहीं है, जो आप ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे ना, वही आपका माइनर होता है उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ब्रैकेट के बाहर होता। दोबारा से समझा रहा हूं, प्लीज आराम से समझना दोस्तों। जैसे मान लो मैंने यहां पर ये काम करो, इसको नॉर्मल मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखते हैं। मान लो मैंने यहां पर आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख दिया, A11 A2 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और मैं बोलूं कि आप मेरे को माइनर ऑफ A22 बताओ। दैट मीन्स माइनर ऑफ आपको 22 बताना है। तो ये किसके बराबर होगा दोस्त? आप इस रो को और इस कॉलम को छुपा दोगे, ये चारों से जो डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, यानी कि A11 A33 माइनस A31 A13, ये आपका माइनर है ऑफ 22, यानी कि A22 एलिमेंट। समझ आई बात क्या बोली अपन ने? तो जो वो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, जैसे जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालने को बोले, आप उसके अंदर ब्रैकेट में क्या डालोगे? विदाउट साइन।
बस आपको वो बताना है। समझ आ गई कहानी? सिंपल था माइनर का कॉन्सेप्ट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। वही चीज है ना, जैसे देखो इसका माइनर निकाल रहे हैं अगर हम लोग, तो आप लोग क्या कर रहे हो, एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व कर रहे हो, वही चीज यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, अब आते हैं बेटा कोफैक्टर पे। जैसे माइनर को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को बुक्स में दो तरीकों से डिनोट किया गया है, कैपिटल A से या फिर कैपिटल C से। अब देखो कोफैक्टर और माइनर में ना बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। माइनर के आगे अगर आप वो साइन लगा दो जो -1 की पावर i प्लस जे से आप निकालते थे, वो साइन लगा दोगे तो माइनर आपका कोफैक्टर में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं यहां पर कि इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालो, तो आप क्या करोगे बेटा, इस वाले एलिमेंट का जब माइनर निकालोगे तो आप लोग क्या करोगे, इसको और इसको छुपा दोगे और उसको सॉल्व करोगे। 2 छिक 12 और ये तो बेटा 0 है तो 12 हो जाएगा। अब पता है कोफैक्टर क्या हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा बेटा, इस 12 के आगे साइन क्या आएगा। साइन कौन बताता है बेटा, जोन से आप एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो उसकी पोजीशन देखो, तो इसकी पोजीशन क्या है, ये है आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि A23। 2 + 3 क्या होता है, इवन, तो ये आएगा माइनस साइन के साथ, मतलब कोफैक्टर हो जाएगा -12। तो माइनर के आगे जब आप एप्रोप्रिएट साइन लगा दो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट जिसका माइनर निकाल रहे हो आप, वही आपका कोफैक्टर हो जाता है। ठीक है, देखो यही चीज यहां पे लिख रखी है, -1 की पावर i प्लस जे, माइनर ऑफ आई जे बिकम्स कोफैक्टर। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, यहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को ग्रास्प करना है। अगर मैं बोलता हूं कि एक मैट्रिक्स ए है ऐसा, मान लो, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स ए है, और मैं आपको बोलता हूं कि इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको निकालना है। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि आपको हर एलिमेंट की जगह ना उसका कोफैक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस इस चीज को अपने दिमाग में रखना। अगर मैं बोलता हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो मतलब उस मैट्रिक्स में ओरिजिनल मैट्रिक्स के कोफैक्टर आपने कॉरेस्पॉन्डिंगली लिस्ट कर दिए। चलो भाई, अब ध्यान रखना, आप लोग बोलोगे सर ये माइनर कोफैक्टर तो है वही चीजें जो हमने पढ़ी थी। आपने पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना सिखाया ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को, और बाद में वही चीजें आपने माइनर और कोफैक्टर की तरह बता दी। तो इतना घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो? इतना घुमा फिरा के इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर्स और माइनर्स की टर्म्स में अच्छे से विजुअलाइज करो। आप एक बात बताओ दोस्तों मेरे को, अगर अब मैं आपको बोलता हूं कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है, और आपको इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स दिया हो, आपको इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स दिया हो, ध्यान रखना, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। ये बंदा रखा और इसके आगे इसका कोफैक्टर रखा। क्यों? क्योंकि कोफैक्टर में वो साइन भी आ गया और ब्रैकेट वाली चीज भी आ गई। फिर A12 C12 प्लस A13 C13। ऐसे आप किसी भी रो को उठाओ या फिर किसी भी कॉलम को उठाओ, एलिमेंट के आगे उनके कोफैक्टर से अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो आपको डिटर्मिनेंट ही तो मिलेगा। यही तो आप ओरिजिनली सीख कर आए हो दोस्त। बोलो बोलो हाँ या ना, बात समझ आ रही है? तो अगर आपको मैं यहां पर इसके साथ इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स भी दे दूं और आपको बोलूं कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप किसी भी रो को पकड़ो, उसी रो के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो कि कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली उनको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, वही आपका डिटर्मिनेंट हो। बात समझ आ रही है दोस्तों सभी को? क्लियर है? यही चीज यहां पे लिखी हुई है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स विल गिव मी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी भी रो या फिर कॉलम को किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर से क्या करते हो, कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। जैसे यहां पे ये चीज लिख रखी है,
A11 को आपने C21 से यानी कि सेकंड वाला जो रो है उसका पहला एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा। A12 को C22 से किया, A13 को C23 से किया, मतलब उसके अपने कोफैक्टर से नहीं किसी और के रो के कोफैक्टर से कर दिया, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे यहां पर एक छोटू सा सवाल है, इसको आप सॉल्व करो यार। इतने में पानी पी लेता हूं एक बार। इसको आप लोग सॉल्व करो छेती छेती। अरे यार ऑलरेडी 35 मिनट्स हो गए यार। देखो, M11 का मतलब माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ 12 ये दिया हुआ, माइनर ऑफ 13 ये दिया हुआ, तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बताना है। आपको पता है माइनर्स को अगर साइन के साथ ले लोगे तो आपको कोफैक्टर्स मिल जाते हैं 11 12 13, मतलब फर्स्ट रो के दिए हुए हैं। तो C11 क्या हो जाएगा दोस्त? प्लस के साथ लोगे, प्लस माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना, तो -40। C12 आप माइनस के साथ उठाओगे तो माइनस ऑफ -10 +10 हो जाएगा। C13 क्या हो जाएगा दोस्त? इसको आप माइनस के साथ उठाओगे तो -35 हो जाएगा। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1 इंटू -40, 3 इंटू +10, -2 इंटू -35। बस, तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या? -10, आंसर आएगा 7। ठीक है, एक बार ही देख लेना कैलकुलेशन सही है। हाँ, 100 - 40 क्या आ गया अपना? 7। ठीक है, समझ आया? चलो एक और सिंपल सा सवाल है, आपको दिया हुआ है तो आपको कोफैक्टर ऑफ A21 बताना है, बस कुछ और करना ही नहीं है। कोफैक्टर ऑफ A21 सबसे पहले तो कहां पर होगा? ये वाला एलिमेंट जिसका कोफैक्टर निकालना है वो स्पॉट करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका कोफैक्टर निकालना है, सबसे पहले माइनर देख लो इसका, HC - FG। अब इसके आगे अप्रोप्रिएट साइन डाल दो, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो HC - FG के आगे अगर मैं माइनस साइन डाल दूंगा तो FG - HC मिल जाएगा। आंसर विल बी, ठीक है। चलो भाई, अब आ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन पढ़कर आए हुए हो, और वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि डिटर्मिनेंट में हम लोग एक्चुअली सीखते हैं कि इनवर्स निकालना पॉसिबल कब होता है और इनवर्स निकाला कब जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो उसी के बारे में अब बातचीत होने वाली है अगले 1 घंटे। प्यार से देखना, प्यार मोहब्बत से, और उसके बाद सवालों पे आएंगे। और यार मेरे को तुमसे थोड़ी सी एक ना कंप्लेंट है कि जब मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाता हूं तो तुम लोग भर भर के देखते हो, जब मैं कंटेंट बनाता हूं और मेरे को चाहिए कि तुम कंटेंट के साथ जुड़ो। ठीक है, मैं अपने आप को टीचर मानता हूं भाई, इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर नहीं मानता। तो जब तुम लोग कंटेंट नहीं देखते हो, क्योंकि तुम कमेंट तो करते हो कि सर कंटेंट डाल दो, सिलेबस खत्म करवा दो, लेकिन यार जब वीडियो डालो, लाइव आओ, तुम लोग दिखते ही नहीं हो। और मेरे को इंटरेक्शन करना है भाई, मेरी तो सोशल बैटरी वहीं से रिचार्ज होती है कि जब तुम आओगे मेरे साथ, लाइव जुड़ोगे, बात करोगे, अपनी समस्याएं बताओगे, मेरी समस्याएं सुनोगे, तो मजा आता है थोड़ा सा यार। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो अपने गगन सर के लिए। चलो एडजॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो एक बड़ी प्यारी सी चीज लिख रखी है कि ऑलरेडी हमको पता है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यार कंडीशन क्या होती है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड हाउ टू फाइंड इट। ठीक है, अगर हमको इनवर्स के बारे में जानना है अच्छे से तो हमको एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में समझो। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और कुछ नहीं है बेटा, जब आप एक मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हो, ठीक है, और जब आप इसको ट्रांसपोज करते हो तो जो आपको मैट्रिक्स मिलता है ना, वो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। यानी कि जो अभी हम कोफैक्टर वाला कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं, वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स है, आपने उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला। कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर आपने रिप्लेस करके लिख दिया। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है दोस्तों कि रोज और कॉलम्स को अपन ने इंटरचेंज कर लिया, तो जो आपका मैट्रिक्स मिलता है वो आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बोलो, कहानी क्लियर?
मजा आ रहा है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिस वेयर दिस इज नथिंग बट द कोफैक्टर मैट्रिक्स। कहानी क्लियर। अब धीरे धीरे कोफैक्टर के ऊपर थोड़ी सी और बातें होंगी, एडजॉइंट के ऊपर थोड़ी सी और बातें होंगी। तो यार देखो, जैसे यहां पर ना आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे, ठीक है, जिसको मैं सी नाम से डिनोट कर रहा हूं। कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, इस मैट्रिक्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मौजूद होंगे। तो यहां पर आएगा C11, यहां पर आएगा C12, यहां पर आएगा C13, यहां पर आएगा C21, C22, C23, C31, अरे गलत लिख दिया ना, C21, C31, C32, C33। ये आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। बड़ी मेहनत से बनता है बेटा, ये इजीली नहीं बनता। अब आपको इसको मारना है ट्रांसपोज। जैसे ही आप इसको ट्रांसपोज मारोगे तो ये कोफैक्टर नहीं, अब ये एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी व्हाट। आप यहां पर अब रो और कॉलम को इंटरचेंज मार दोगे, मतलब C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब बेटा एक बात ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और आगे काम आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कुछ विजुअलाइज हो रहा है। तो देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, पहली रो को उठाओगे पहले कॉलम के साथ, तो A11 C11, A12 C12, A13 C13, कुछ याद आ रहा है क्या? यही डिटर्मिनेंट होता था। तो जब आप A को एडजॉइंट ऑफ A से, जब आप A को एडजॉइंट ऑफ A के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिख रहा है ना, ये, हाँ, आपको कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा। इसको इसके साथ करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मिलेगा। अब इसी रो को किसी और के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? सिखाया था ये सर ने, कहां गया भाई, आजा, ये रहा। मैंने बोला था ना ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो यहां पर भी जीरो आएगा। पहली रो को देखो, पहली रो को पहले रो के कोफैक्टर्स के साथ किया, फिर पहली रो को दूसरे रो के साथ किया, फिर तीसरे के साथ करोगे तो भी जीरो मिलेगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट रो वाले के साथ करोगे जीरो, सेकंड रो को सेकंड रो वाले कोफैक्टर्स के साथ करोगे तो दोबारा डिटर्मिनेंट। तो देखो कुछ ना ऐसी चीज मिल रही है, बोलो हाँ या ना। तो मतलब सर सॉरी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और कुछ नहीं होता बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलो समझ आ रही है बात? अब इसी चीज को आप लोग अभी थ्योरम की तरह पढ़ोगे, लेकिन ऑलरेडी हमने इसको देख लिया कि थ्योरम प्रूफ कैसे होती है। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पे। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जीरो हो उनको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिस। ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो उनको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, and it will be called non-singular if its determinant is not equal to 0। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आप लोगों के सामने आ रही हैं, एक एक करके इनको बहुत अच्छे से समझना है अपने को। इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और वाइसे वर्सा, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किसके बराबर होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स of the same order, where I is the identity matrix of order n। ठीक है, थ्योरम 2 क्या कहती है बेटा? इफ a and b are non-singular matrices of the same order, then ab, product of these two, ab और ba are also non-singular matrices of the same order। ठीक है, चलो
थ्योरम 3 क्या कहती है कि अगर आपको ऐसा दिया जाए कुछ कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दे दिया जाए और उस पर कंबाइंड डिटर्मिनेंट लगा दिया जाए, तो आप इस डिटर्मिनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक बात बताओ, अभी आपको बताया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होता है? यार एकदम ही गलाना जा चुका है मेरा। आप लोगों को अभी बताया कि जैसे मान लो ये 3 और 3, ये भी ऑर्डर 3 का, ये भी ऑर्डर 3 का है, तो आप लोगों को पता है कि एक ऐसा दिख रहा था यहां पर डिटर्मिनेंट a 0 0 0, डिटर्मिनेंट a 0 0 0, डिटर्मिनेंट a। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे ही लिख दो ना। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट लगाता हूं यहां पे, ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस वाली थ्योरम को यूज करके डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो यहां पे कहानी बहुत ज्यादा आराम से समझना। यहां पर आप लोगों को पता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे हर एक रो में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मौजूद था। जब आपने इस पे डिटर्मिनेंट, ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट रो में भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, सेकंड में भी और थर्ड में भी, और बाकी जीरो थे। तो जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे इस पर्टिकुलर से बाहर, जब मैंने बाहर डिटर्मिनेंट लगा दिया, अब जब नंबर बाहर निकालोगे तो उतनी बारी निकलेगा जितना ऑर्डर है। मतलब यहां पे, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो दोस्त, आया ना? तो अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n है, वेयर n इज द ऑर्डर। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। दोबारा से समझा रहा हूं, बहुत प्यार से समझना। जब आप दोस्तों यहां पे राइट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड पे ना चीजें ना ऐसे विजुअलाइज करो तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएंगी। ये जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था, ये कुछ ऐसा आदमी दिख रहा था। चलो ऑर्डर 3 के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है? ऐसा दिख रहा था ये। जब आप इसके ऊपर डिटर्मिनेंट लगाओगे, तो मैंने आपको बोला है कि अगर आपको कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है तो उतनी बारी बाहर आएगा जितना वो रोज या फिर कॉलम्स हैं, या फिर जो इतना उसका ऑर्डर है। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर पहली रो से निकालोगे, दूसरी रो से भी निकालोगे, तीसरी रो से भी निकालोगे, तो 3 बारी बाहर आएगा। और फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये रह जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 ही होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, आप निकाल सकते हो। तो अब आपको समझ आया होगा कि यार यहां से एक कट जाएगा, तो इस वाले केस में जब ऑर्डर 3 होता है तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। इसी को हम लोग जनरलाइज करेंगे किसी भी nth ऑर्डर के लिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। याद रखना, ठीक है? क्योंकि राइट हैंड साइड में जितना ऑर्डर होगा उतने डिटर्मिनेंट बाहर निकलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में एक खाने के लिए बैठा है, तो इसलिए राइट हैंड साइड में n-1 आएगा। यही चीज यहां पे लिख रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे बहुत सवाल आते हैं, एनडीए में भी सवाल आते हैं, जेईई मेन में भी सवाल आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आते हैं। प्लीज इन सभी थ्योरम्स को आप लोग अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है? अब आ रही है बेटा एक मेन थ्योरम, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तभी पॉसिबल होता है, और इनवर्स यूनिक होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये मैंने आपको मैट्रिक्स चैप्टर में बताया था। तो किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तभी पॉसिबल है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अब ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला कैसे जाता है, इसके पीछे का मतलब प्रूफ में नहीं जा रहा, बस इतना ध्यान रखना। ए इनवर्स अगर आपको निकालना है तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्त, बोलो, कहानी क्लियर है? बोल दो भाई। डन। तो अगर आपको इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो आप उसका एडजॉइंट निकालोगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, और आप एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे, तो आपको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा।
इसकी मैं अभी एक बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन भी कराऊंगा एक सवाल में, वहां से आपको ये कहानी और अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी इसको फॉर्मूले के हिसाब से समझ लो, अभी इसमें बहुत अच्छे से हम लोग ना डीप में जाके इसको समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे आ रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये वैसे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चाहे इंपॉर्टेंट उतना ना हो, ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसे डिटर्मिनेंट पे कैसे फर्क पड़ता है। अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड इन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इस पहले पॉइंट का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वही होगा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम होता है। इफ टू पैरेलल रोज और कॉलम्स are interchanged, then the determinant retains its numerical value but changes its sign। मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में दो रोज या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, उनकी पोजीशन हिला दो एक दूसरे पे, मतलब अगर जो रो 1 है वो रो 2 बन जाए और रो 2 जो है वो रो 1 बन जाए, तो अब आप जब डिटर्मिनेंट निकालोगे ना इस चेंज मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट्स अपोजिट साइन में आए। अगर मान लो पहले +3 आ रहा था तो अब -3 आएगा। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 कहता है। A determinant is zero if any two parallel rows or columns are proportional। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा दिखता है कि उसमें दो रोज या फिर दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल दिख रही हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। कहानी क्लियर? अगर इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द, और देखो बेटा ये तो तुमको पता ही है कि अगर कोई सा भी रो में कंप्लीट जीरोस हो जाए या फिर किसी भी कॉलम में कंप्लीट जीरोस हो जाए तो उसका भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी के लॉन्ग हम एक्सपैंड कर लेंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर, द होल डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर। अगर आप किसी भी रो, ठीक है, किसी भी रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सारी रो को नहीं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम, ऐसे पढ़ो इसको। अगर आप जैसे मान लो यहां पर मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स लिख देता हूं 1 2 3 4, और मैं सिर्फ और सिर्फ रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट भी मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रो 1 और रो 2 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा डिटर्मिनेंट 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 बाहर निकलेगा। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट कंटेन्स n टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ n डिटर्मिनेंट्स। वैसे ये थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन इसको मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा दूंगा। मतलब कैसे आप डिटर्मिनेंट को तोड़ के ना सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हो। बहुत कम सवाल आते हैं इस पे, अब तो आते भी नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से समझा दूंगा। आप लोग ये बस 4 प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रखना, ठीक है। और बेटा जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते थे ना, आपको याद होगा जब मैंने आपको मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ाया था, तो जब मैंने आप लोगों को बताया था, यार अभी मेरे को अगर मेरे पास वो स्लाइड होती ना, मैं स्लाइड से आपको समझा देता हूँ, लेकिन अभी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे को सुनना। तो हमने क्या देखा, जब हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। पहली चीज अपने दिमाग में ये डाल, अगर आप किसी भी दो रोज या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर जो है वो सेम रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आपका डिटर्मिनेंट में, अगर आपके मैट्रिक्स में कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में आपको सारे जीरोस दिखते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। या फिर किसी भी मैट्रिक्स में आपको दो रोज या फिर दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल दिखती हैं, जैसे मान लो एक में 2 2 2 है और दूसरे में 1 1 1 है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गए ना, 2/1 2/1 2/1, तो ऐसे केसेस में भी डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब एक और प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, जो आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, जब आप रोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो ना, मान लो आपने क्या किया, ऐसा कुछ लिख दिया R1 चेंजेस टू R1 + 2R2। जब आप ऐसे वाले ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना तो आपके डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं आता है, ध्यान रखना। और इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट्स को और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे
आपको मैंने एक सवाल कराया था और मैंने आपको बताया था कि जब मैं एंड में पहुंचूंगा ना इस लेक्चर के, तो आप इस सवाल को ओरली कर पाओगे। देखो, हमारा ये वाला डिटर्मिनेंट हमको सॉल्व करना है। यहां पर हम लोग रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कौन कौन से लगाएंगे तो क्या क्या अफेक्ट होगा। अगर मैं आपको यहां पे बोलता हूं कि R1 और ये सॉरी C1 और C2 को ऐड कर दो, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2, तो यहां पर मेरा डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो C1 प्लस C2 करूंगा बेटा, तो कैसा दिखेगा, A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी 1, बी प्लस ए प्लस सी, इसको ऐसे लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 1, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी 1। तो यहां पे देखो ये और ये C1 और C3 क्या प्रोपोर्शनल है? हर जगह देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो रेशो आ रहा है, तो मतलब प्रोपोर्शनल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपनी ये प्रॉपर्टीज का यूज करके ना डिटर्मिनेंट्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में अब ये हटा दिया गया है यार, लेकिन यही सबसे इंटरेस्टिंग था इस चैप्टर के बारे में, और आपके एनसीईआरटी से यही डिलीट कर दिया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये मेथड्स को सीखना जरूर, और अगर आपको डिटर्मिनेंट और अच्छे लेवल पे और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो एस एनडीए प्लेटफॉर्म पे, वहां पे मैं एनडीए के लिए पढ़ाता हूं, तो वहां पर जेई के लेवल के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो अगर आपको जेई या फिर एनडीए के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो आप एस एनडीए को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर आपको और डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब यार कुछ पुरानी बातें हैं जो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पे यूज होती रहती हैं। अगर आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और ए ट्रांसपोज इज डिफाइंड बाय, वो तो ठीक है, इतना पता है, बस अब ये ध्यान रखना, ये सब बातें पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स, लैम्डा इंटू ए का ट्रांसपोज का मतलब वही है कि लैम्डा बाहर निकाल दो और फिर ए ट्रांसपोज कर दो। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। जब मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज लेते हो तो पीछे से खुलता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये गलत लिखा हुआ। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ए बी सी का इनवर्स, तो ये कैसे खुलेगा बेटा, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं पहले मैट्रिक्स चैप्टर में। तो ट्रांसपोज और इनवर्स में ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट वाले केस में। जब आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर कॉमन ट्रांसपोज लगाओगे तो वो पीछे से बैक एंड से खुलेगा, पीछे वाले मैट्रिक्स से खुलेगा। ठीक है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सारी बातें याद होनी चाहिए। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर दिखे, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, चलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0। देखो, अगर आप लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट लेते हो, लैम्डा ए का मतलब है कि लैम्डा हर एक एलिमेंट के साथ मिलके बैठा हुआ है, तो अगर आप इसको डिटर्मिनेंट के बाहर निकालना चाहते हो तो लैम्डा टाइम्स लैम्डा टू द पावर n निकलेगा, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ध्यान रखना बेटा, अगर मैट्रिक्स से बाहर निकालोगे तो सिंपल एक ही बारी बाहर आएगा। अगर डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है कोई कांस्टेंट, तो जितनी रोज जितने कॉलम्स है उसके हिसाब से बाहर आता है। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो बेटा आप लोग अपने डिटर्मिनेंट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलो, यहां पर बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगेन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होनी चाहिए सारी की सारी बेसिक चीजें। ये चीज हमने बता दी है भाई, ये तो थ्योरम है एनसीईआरटी में, ये तो एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे बोर्ड एग्जाम में सवाल आता ही आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। आपको ये सवाल, इससे रिलेटेड सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखेगा, चाहे आप एनडीए का उठाओ, चाहे आप बिट्स का उठाओ, चाहे आप जेईई मेन का सवाल उठाओ। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब बनते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहां पर ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। If A is singular, then adjoint of A is also singular. Let A be a non-singular matrix, then adjoint of A divided by determinant of A will give me A inverse। ये A inverse का फॉर्मूला है, ऑलरेडी आपको बता दिया।
उसके बाद छठा पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज करते हो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भाई पहले ट्रांसपोज कर दूं और फिर इनवर्स कर दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। बेटा ये बहुत काम आते हैं अच्छे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज, तो प्लीज चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पानी पी रहा हूं, एक बार देख भी लूं भाई लेक्चर ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया, कहीं तुम लोग बीच में छोड़ के भाग जाओ। ठीक है अभी तो है टाइम। चलो अब आ रही है बेटा मेन मुद्दे की बात, जहां से आपका सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में कि कैसे आप लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हो यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो बेटा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट दो वर्ड होते हैं जो आपने क्लास 10वीं में भी पढ़े। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे सिंगल सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही है, यानी कि नो सॉल्यूशन वाला केस है। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। A system of equation is said to be consistent if its solutions one or infinite exist, and a system of equation is said to be inconsistent if the solution doesn't exist, that is no solution। ठीक है भाई दोस्तों, ये सब बातें आपको पुरानी पता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यूनिक सॉल्यूशंस पे अपना डिस्कशन करने वाले, ठीक है। अब देखो यार, सॉल्यूशंस निकालने के लिए पेयर ऑफ इक्वेशंस को या फिर मैं बोलूं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना वैसे दो मेथड है, एक क्रैमर्स मेथड होता है, एक मैट्रिक्स मेथड होता है। आपकी एनसीईआरटी में क्रैमर्स मेथड नहीं है, क्रैमर्स रूल नहीं है, तो आपको मैं मैट्रिक्स मेथड से सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको क्रेमर्स मेथड भी पढ़ना है तो क्रेमर्स मेथड बहुत इजी है, आप उसको खुद से भी किसी भी बुक से कर सकते हो। और अगर आपको सीखना है वो, तो मैं भी डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का वन शॉट डालूंगा अपने एस एंड के प्लेटफॉर्म पे, दोबारा बता रहा हूं, वहां पर मैं क्रेमर्स रूल को भी डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स मेथड डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो कैसे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जो मेथड है और कुछ नहीं है, मैट्रिक्स मेथड है। मैट्रिक्स मेथड है, इसमें इनवर्स को यूज किया जाता है सॉल्यूशंस निकालने के लिए। कैसे यूज करते हैं वो चीज बहुत ध्यान से समझना। मान लो आपको ये तीन इक्वेशंस दी हुई है, 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। आप लोग क्या करोगे, 3 मैट्रिक्स बनाओगे। एक बनाओगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये रहा, और इसको हमने नाम दे दिया A मैट्रिक्स। फिर आप एक बनाओगे वेरिएबल से, वेरिएबल कितने हैं बेटा, 3 है, X Y Z। तो यहां पे देखो आपने कॉलम मैट्रिक्स बनाया और इसको नाम दे दिया X। इस कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, मेरे वेरिएबल मौजूद हैं जो मेरे को सॉल्व करने हैं, जिनकी वैल्यूज मेरे को चाहिए। और फिर ये जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स हैं, इनसे भी एक कॉलम मैट्रिक्स बनाया D1 D2 D3 और इसको B बोल दिया। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक चीज बहुत ध्यान से देखना, अगर आप इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की मदद से रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। मतलब जब आप इसका और इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा। कैसे, इसको इसके साथ करोगे तो A1X B1Y C1Z इज इक्वल टू D1, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया, वेरिएबल मैट्रिक्स बना लिया और कांस्टेंट मैट्रिक्स बना लिया। और इसको आप इस तरीके से देख पा रहे हो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल मैट्रिक्स विल गिव मी कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ये इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे। सिंपल कहानी, अभी तक सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं था। अब ध्यान से देखना, यहां तक पहुंच गए थे। अगर मैं बोलता हूं कि ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स निकालना पॉसिबल होगा, जब भी तो इनवर्स से मैं प्री मल्टीप्लाई कर पाऊंगा अगर इनवर्स निकालना पॉसिबल है। इसलिए ये बोलना जरूरी है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसलिए अब आपको समझ आ रहा होगा
कि सर ने बोला था कि इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करो, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अब ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। तो देखो यहां से हम लोगों ने ना एक्स को अलग कर लिया, क्यों, क्योंकि भाई यही तो निकालना है। यहां पर जो लोग बैठे हैं एक्स वाई जेड जो वेरिएबल थे, इन्हीं की वैल्यू तो निकालनी है। तो देखो एक्स जो वेरिएबल मैट्रिक्स था वो ए इनवर्स बी के बराबर आया। तो मतलब अगर आपको इनको सॉल्व करना था, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का केस बता रहा हूं, अगर आपको ऐसी इक्वेशंस दी हो जहां पर आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट जीरो ना दिखे, केस वन में देखो कंडीशन ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तभी आप ये गेम खेल पाओगे। तब आप लोगों को सॉल्यूशन निकालने हैं जो कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि आपका इनवर्स भी यूनिक होता है। तो कैसे निकालोगे आप लोग गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे और उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाए। बोलो कहानी क्लियर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी तो वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकते हैं। हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि यार यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में क्या होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि भाई सबसे पहले तो हम लोगों को ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो आप लोग डिटर्मिनेंट चेक करोगे। अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में आप सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन निकाल पाओगे वेरिएबल्स का यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज ए इनवर्स इनटू बी, वेयर बी इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। और ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस क्यों है, क्योंकि ए इनवर्स भी यूनिक होता है। यही चीज यहां पे लिख रखी है येलो लाइन में, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस as inverse of a matrix is unique. This method of solving system of equations is known as matrix method. ठीक है, बोलो कहानी क्लियर। अब बेटा आप लोग बोलोगे सर इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन वाले केस की क्या बात, वही केस टू है। अगर आपका ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है। अब इस केस में हम लोग यूनिक सॉल्यूशन वाले केस के बारे में नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन ऑलरेडी हो गया। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंडेटरी क्या था भाई कि ए इनवर्स निकालने की जरूरत थी, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना जरूरी था। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप एकदम सीना ठोक के बोल सकते हो कि सर इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये चीज निकालनी पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पे ए इनवर्स इंटू बी निकाल के हमको सॉल्यूशन मिल रहे थे, यहां पर ध्यान रखना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। बी यहां पे क्या है बेटा, वही कांस्टेंट मैट्रिक्स। अगर ये जीरो के बराबर नहीं आता है, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आता है, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो मतलब नो सॉल्यूशन वाले केस का कैसे पता लगेगा, सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ओरिजिनल मैट्रिक्स का, अगर वो जीरो के बराबर आता है तब आप जाके नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप लोग क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करोगे। अगर ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आता है, नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आता है, तो आप सीना ठोक के बोल सकते हो कि ये नो सॉल्यूशन वाला केस है। उसके बाद अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो आ जाए, तो यहां पर आपके सॉल्यूशंस बेटा आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, हो सकता है कि नो सॉल्यूशन भी हो, मे बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। बोलो कहानी समझ आई। मैं सारी की सारी चीजें दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस वाले पेज पे। अगर आपको मान लो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, आपको तीन इक्वेशंस दी हुई है, आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, उससे कोफिशिएंट्स की मदद से मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, फिर वेरिएबल्स की मदद से मैट्रिक्स बनाया और कांस्टेंट की मदद से मैट्रिक्स बनाया। तो ये था मेरा ए, ये था मेरा एक्स, ये था मेरा बी। ठीक है, कहानी क्लियर।
अब मैं क्या करूंगा, मेरी सारी की सारी चीजें डिपेंड करेंगी इस पे डिपेंड करेगी। इसके डिटर्मिनेंट को देखूंगा क्या है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, एक ही पेज में सारी चीजें समझा दूंगा, नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। और ये सॉल्यूशन निकाले कैसे जाते हैं बेटा, यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक्स जिसमें मेरे वेरिएबल मौजूद हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो ए इनवर्स बी करना पड़ेगा। और अगर ये इक्वल टू जीरो आता है तो यहां पर फर्दर दो केसेस बनते हैं। आपको यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं, ये नो सॉल्यूशन वाला केस हो। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका नल मैट्रिक्स के बराबर आता है तो ये नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। बस इस चीज को नोटबुक में डाल लो, इतना ही था पिछली 3 स्लाइड्स का साथ। इसको मैट्रिक्स मेथड बोला जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक और मेथड होता है क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स मेथड, वो आप लोग किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी में वो मेंशन नहीं है, बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर। अगर पढ़ना है तो एनडीए के चैनल पे पढ़ा दूंगा अपने, वहां जा। ठीक है, कहानी समझ आ गई सभी को? चलो अब आते हैं भाई सवालों पे। अब नेक्स्ट 20 से 25 मिनट ना सवाल करेंगे बढ़िया से। चलो पहला सवाल आप लोगों के सामने, सॉल्व करो इसको। If A is a square matrix of order 3 such that A into adjoint of A is equal to 10 times identity matrix, then determinant of adjoint of A किसके बराबर होगा? तो बेटा देखो, ये चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब देखो इस वाली चीज से ना हमको डिटर्मिनेंट पता चल रहा है। कैसे? क्योंकि आपने ये भी चीज पढ़ी है, अरे यार, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर होता है, ये भी चीज पढ़ी है। कंपेयर करो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है। ऑर्डर 3 है तो 10 की पावर 3-1 यानी कि 10 का स्क्वायर आंसर आएगा। 100 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई मारो भाई फटाफट से। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई मारो। इतने अपन मैसेज कर दें, 1-2 मैसेज आए हुए हैं यार इंपॉर्टेंट। करें भाई, आपको दिया हुआ है ए इनवर्स एग्जिस्ट करे, उसकी क्या कंडीशन होगी? आप तभी इनवर्स निकाल सकते हो अगर आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 करना है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो बेटा। देखो वैसे सिंपली है, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगा के भी कर सकते हो, लेकिन सिंपली सॉल्व कर दो इसको। एक काम करो बेटा, इसके अलोंग सिंप्लीफाई कर दो क्योंकि एक 0 दिख रहा है। तो 2 को उठाया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 को उठाया, ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा यहाँ पे 6 - 5 1, ठीक है। फिर 0 वाले को तो छोड़िए दो, 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 1 प्लस के साथ आएगा। और इसके अंदर क्या आएगा दोस्त, 5 लैम्डा - 6। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से आ जाएगा बेटा आपका 5 लैम्डा, ये -6 नहीं +6 आएगा, है ना। देखो 5 लैम्डा माइनस ऑफ -6, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा +8 शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
तो लैम्डा की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -8/5। अब देखो एक बार ऑप्शंस को, लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा 2 रख सकते हैं भाई, -8/5 नहीं रख सकते बस। लैम्डा नॉट इक्वल टू 2, भाई ऐसा जरूरी थोड़ा ना, लैम्डा नॉट इक्वल टू 2 की तो कंडीशन ही नहीं बनती, नॉट इक्वल टू सिर्फ -8/5 के बराबर है, दो तो आप रख सकते हो, तो ये ऑप्शन सेंस नहीं बनाता। लैम्डा नॉट इक्वल टू -2, भाई ऐसा भी नहीं है, -2 भी रख सकते हो आप, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि लैम्डा को 2 रखोगे तो बेटा ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लैम्डा को 2 रखोगे तो आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं बनेगा, दैट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चल, if A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equal to, करो भाई, बहुत सरल सवाल है, इसको एज अ प्रॉपर्टी भी दिमाग में रखना है अपने को। देखो, पढ़कर आए थे, डिटर्मिनेंट लगा दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो ब्रेक कर दें? अरे सर आपकी मर्जी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो ध्यान रखना ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हेंस द आंसर विल बी बी। इसको आप दिमाग में भी रखना, ये यूज होती है प्रॉपर्टी। चलो अगला सवाल है आप लोगों के सामने, इसको सॉल्व करो। और थोड़े से अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं तो मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, एस एनडीए पे आ जाना, वहां पर मैं अभी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की। तो अगर आपको जेई लेवल पे, एनडीए लेवल पे क्वेश्चंस करने हैं तो एस एनडीए पे आप आके प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई से भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो यार, प्रैक्टिस तो रेलेवेंट होती है हमेशा। ठीक है, आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। बेटा ये तो थ्योरम है, ये तो सही होगा ही होगा, और ये भी चीज थी, तो ये तो दोनों के दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि नॉट इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर। तीसरा क्या कह रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, बिल्कुल सही है। और एक बारी वो चेक कर लेते हैं कि आपका डिटर्मिनेंट ये आ रहा है या नहीं आ रहा। डिटर्मिनेंट चेक करें एक बार इसका, है ना, नल मैट्रिक्स तभी मिलेगा जब ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 - 6 -12 और फिर माइनस, हाँ बिल्कुल 0 आ रहा है भाई, तो ये एकदम सही है, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अगला सवाल आप लोग के सामने, आप लोगों को यहां से पिक करना है कि कौन सी चीज सही नहीं है, विच वन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। If A and B are invertible matrices, then which of the following is not correct? बताइए। देखो यार, ऐसा कुछ भी आपको पढ़ाया है क्या अभी तक मैंने? सोच के देखो, बोलो। ये चीज पढ़ाई है क्या? ए इनवर्स और कुछ नहीं होता, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, ये वही चीज है बेटा जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में करवाई थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो वही चीज। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का मतलब क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। ए बी का इनवर्स पीछे से ओपन होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है बेटा, ये है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही क्या हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट बताना है तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये एकदम वाहियात चीज लिखी हुई है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं और ऐसा ट्रू नहीं होता। चलो इसको सॉल्व करो, आसान सा प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बताना है, तो बेटा तुमको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो यहां पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, 5 × 15, 15 -
3 ही है ना, 8 तो नहीं है ना, हाँ 15 माइनस 14, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आएगा और ये भी 1 के बराबर। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। यहां पे मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनना और इसको लिख भी लेना, शॉर्ट ट्रिक है ये। अगर आप कोई सा भी 2x2 मैट्रिक्स लेते हो, जैसे मान लो मैंने ए बी सी डी ले लिया, ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं एक बारी। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपको पता है क्या करेंगे, इसका माइनर देखेंगे, ये छुपाएंगे ये छुपाएंगे, तो इसका माइनर हो जाएगा सिंपली डी। अभी तक हमने 3x3 में देखा था, लेकिन 2x2 में भी देख लो, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, छुपाना है इसको, तो ये डी, और इसको साइन के साथ लूंगा तो कोफैक्टर बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस ही आएगा। ठीक है, प्लस माइनस, और यहां पर क्या होगा बेटा, माइनस प्लस, ऐसे। अब इसका अगर मेरे को कोफैक्टर लिखना हो तो इसको छुपाऊंगा, सी आएगा और विद माइनस साइन आएगा। इसका अगर मेरे को कोफैक्टर लिखना है तो इसको छुपाया, बी बचा, और बी माइनस साइन के साथ आएगा, पोजीशन पे माइनस है, और फिर इसको छुपाऊंगा तो ए आएगा और वो पॉजिटिव के साथ आएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया मेरा ये। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज मारू दोस्त, तो मेरे को क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है, याद है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, ट्रांसपोज मारोगे इसको तो डी माइनस सी माइनस बी ए। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स का 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्टली एडजॉइंट निकालना है तो प्लीज इसको एज अ शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रखो। कैसे निकालते हैं बेटा, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है उनको आप इंटरचेंज कर दो, ए की जगह डी गया, डी की जगह ए गया, और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन सेम रहेगी, बस उनका साइन चेंज कर दो। बी की जगह माइनस बी आ गया, सी की जगह माइनस सी आ गया। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं 1 2 1 2 3 4 इसका एडजॉइंट निकालो, तो आप लोग क्या करोगे, डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दोगे, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहां पर नॉन डायगोनल में जो है इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, बस साइन चेंज कर देना, जो भी साइन के साथ है उसका उल्टा कर दो। तो ये आपका डायरेक्टली क्या निकल गया बेटा, एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट क्यों निकालना सिखा रहे हो सर, क्योंकि इनवर्स तो बेटा एडजॉइंट की मदद से ही निकलता है। तो अगर मेरे को इसका इनवर्स निकालना है तो मेरे को पता है मेरे को करना क्या पड़ेगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दो। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करूंगा तो यहां पर भी कॉस है, यहां पर भी कॉस है, और आपका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस साइन की जगह साइन आ जाएगा और साइन की जगह माइनस साइन आ जाएगा। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 है। तो यही आपका क्या है बेटा, ए इनवर्स है। ये सवाल समाप्त। बस ध्यान रखना 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्टली हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हो। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एडजॉइंट वहां पर। इस वाले सवाल को करो फटाफट से। If A is a singular matrix and adjoint of A into B is not equal to 0, then there is unique solution. Solution does not exist. पढ़ाया है ये सबका सब। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अपने आप ही हम लोग आगे बढ़ गए यूनिक सॉल्यूशन से। अब नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बातचीत है। एडजॉइंट ऑफ A into B निकाला, वो नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आया। दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है बेटा, नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं मैट्रिक्स मेथड पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। द साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन वेयर, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है तो यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगाओ और इसको सॉल्व करो। चलो, मेरे को उम्मीद था कि 2 घंटे से पहले पहले बस ये सिमट जाए, तो चलो 2 घंटे से पहले पहले सिमट जाएगा, सही है। बेटा ये चैप्टर बहुत ही इजी है,
और जब से यार एनसीईआरटी का सिलेबस डिलीट हुआ है, जब से एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस हटे हैं, तब से तो चैप्टर और ही ज्यादा सरल हो गया। पहले फिर भी थोड़े से ट्रिकी सवाल बन जाते थे जहां पे बच्चों को सोचना पड़ता था कि यार इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं डिटर्मिनेंट को ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के, लेकिन अब तो वो करना ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि सिलेबस से ही हट गया है। तो बेटा हैव ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस क्या था कि बेटा हम लोग जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर आप लोगों को समझ आएगा कि सबसे पहले तो आप क्या करो, यहां से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ K2-1। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले में क्या है, अपना x वाला है ही नहीं आदमी, तो 0, फिर यहां पर आएगा K-1, यहां पर आएगा -2। ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन क्या है, K+2z, वहां पर तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो ये हो जाएगा K+2। अब देखो हैव ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस मतलब कि ए इनवर्स यहां पे निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए अपना जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे और ऑप्शंस में से देखोगे कि क्या फिट बैठ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। देखो यहां पर R3 में मैक्सिमम जीरोस हैं, या फिर कॉलम 1 में भी आपके 2 ही जीरोस है, तो आप किसी के भी अलोंग एक्सपैंड कर लो। चलो एक काम करते हैं, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं। तो K, फिर अंदर क्या बनेगा, K-1 इंटू K+2, तो ये हो जाएगा बेटा K², और फिर यहां पर आएगा क्या, K² +2K -K, तो ये हो जाएगा +K और फिर -2, और ये तो बेटा देखो -0 ही हो गया। ठीक है, तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो K की वैल्यू 0 रख सकता हूं क्या, बोलो, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। K की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद K की वैल्यू 1 रख सकता हूं क्या, 1 + 1 2 -2, 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता आंसर आपका। ठीक है, ये भी नहीं ये भी नहीं। K की वैल्यू -1 रख सकता हूं क्या, -1 रखूंगा तो ये बनेगा 1 -1 0 -2, और यहां भी तो ये सही है। एक बारी K = -2 पे चेक करो, 4 बनेगा, -2 -2 0 बन जाएगा, ये भी नहीं हो सकता आंसर। आंसर इज K = -1। ठीक है, K = -1 पे ये आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, हेंस ये वाली वैल्यू हम लोग K की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलो अगला सवाल आप लोगों के सामने है बेटा, इसको बनाओ फटाफट से। 2x - y + 2z = 2, x - 2y + z = -4, and x + y + lambda z = 4, then the value of lambda such that the given system of equation has no solution। नो सॉल्यूशन वाले केस तक पहुंचने के लिए क्या कंडीशन चाहिए बेटा? नो सॉल्यूशन तो उसी केस में होगा ना जब आपका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा हो, केस 2। तो मतलब यहां पे नो सॉल्यूशन के लिए सिंपली आपको और कुछ नहीं करना बेटा, आप लोगों को केस 1 से आगे बढ़ना था, यानी कि आप जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे 2 -1 2, मैट्रिक्स आराम से बनाना, क्योंकि कभी कभी ना यहाँ पे इंटरचेंज कर देता है, तो वहां पे सिली एरर हो जाएगा। x के साथ 1 -2 1, और फिर 1 1 लैम्डा। अगर नो सॉल्यूशन चाहिए मतलब केस 1 से आगे बढ़ गए हैं, मतलब नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में बढ़ गए हैं, तो ये दोनों कब हो सकते हैं, जब आपका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो इसका डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहां पे बेटा या तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो, या तो थोड़ा सा यहाँ पे गेम खेल लो। जैसे देखो अगर मैं गेम खेलना चाहूंगा, देखो कैसे खेलूंगा, 1 1 1, ठीक है। देखो 2 0 बन सकते हैं, कैसे बनेंगे, अगर मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर क्या करूं, ऐसे लिख दूं R1 चेंजेस टू, देखो मतलब ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए ये कि कैसे आपका टाइम बचता है। R1 चेंजेस टू R1 -2 R2, अगर आप ये करते हो तो देखो 2 - 2 0, 2 - 2 0, तो 2 0 बन गए, सिर्फ एक के अलोंग एक्सपैंड करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये स्ट्राइक कर जाए तो बढ़िया बात है, नहीं करे बेटा तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो, बहुत ज्यादा मेहनत का टास्क ये है नहीं।
तो अगर हम लोग चलो एक काम करते हैं यार, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अब ये आपको अलाउड नहीं है करना, तो आप लोग इसको सिंपली सॉल्व करो, वैसी ही आदत बनाओ मेहनत करने की। तो एक काम करते हैं एक काम करते हैं इसके अलोंग R1 के अलोंग एक्सपांड कर लेते हैं। 2 -2 लैम्डा -1, ठीक है। फिर -1 माइनस के साथ आएगा तो +1 लिख देता हूं। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बेटा, लैम्डा -1, ठीक है। ये लिया था, हाँ सही था, ये लिया था लैम्डा -1, और फिर +2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बेटा, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 1 और -2, तो 1 + 2 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × -2 लैम्डा -4 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -1 +6 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस और -4 + 1 -3 लैम्डा, और ये हो जाएगा -2 -1 -3, 6 - 3 = 3, तो 6 - 3 = 3, तो ये हो जाएगा -3, तो लैम्डा शुड बी इक्वल टू 1। दिस विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर, ठीक है। बस अगर केस दिमाग में याद है तो बेटा ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट ही तो सॉल्व करना है बस। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा इनवर्स का, एडजॉइंट का सारा कॉन्सेप्ट ना दिमाग में दोबारा से रिकॉल हो जाएगा। इस वाले सवाल को बना, डिटरमाइन दिस प्रोडक्ट एंड देन यूज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। तो देखो बहुत ही लाजवाब सवाल है, मेहनत करवाने वाला सवाल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप इनका ना प्रोडक्ट करो, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, मेरे साथ मिलकर देखो। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या करते थे, इसको इसके साथ, तो -4 + 4 + 8, तो -4 + 4 खा जाएंगे, बचेगा क्या, +8। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, +4 -8 + 4, तो +4 + 4 + 8 -8, तो 8 - 8 0, -4 -8 + 12, -12 + 12 0। अब आ जाओ सेकेंड रो पे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -7 + 1 + 6, +1 + 6 होता है 7, 7 - 7 0। इसको अब लोगे सेकेंड कॉलम के साथ, तो +7 -2 + 6, +7 -2 मतलब कितना हो गया अपना 5, 5 + 3 सॉरी 6 नहीं, 5 + 3 8। तो आपको दिख रहा है। अब आप यहां पे ना बेटा सिंपली आप पैटर्न को ऑब्जर्व करके लिख सकते हो कि सर ये कुछ ना ऐसे टाइप का बने, ठीक है दोस्त। अब देखो दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये कुछ है, आप किसी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसा दिख रहा है। अब एक बात बताओ, इसको अगर आप ऐसे लिख दो, तो ये कुछ ऐसे टाइप का दिख रहा है कि बाहर एक नंबर है और अंदर ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें आप ऐसा पढ़ रहे थे, A × एडजॉइंट ऑफ A = एडजॉइंट ऑफ A × A = डिटर्मिनेंट ऑफ A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक बारी ना बेटा इसका डिटर्मिनेंट चेक करो, इसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे तो बेटा देखो 1 यहां पर आएगा -6 और +2, -6 + 2 -4, फिर +1 के साथ अंदर आएगा 3 और +4 7, और फिर +1 के अंदर क्या आएगा बेटा यहाँ पे 1, और फिर यहां पर हो जाएगा 5, तो 7 + 5 12, 12 - 4 8 ही आ। तो मतलब सर यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन मेरे को दिखी, मतलब अगर मैं इसको A बोलता हूं तो ये एडजॉइंट ऑफ A है, एडजॉइंट ऑफ A × A किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब आप इन्हें इसका प्रोडक्ट किया तो आपको वही फॉर्मेशन दिख गई, मतलब ये जो है और कुछ नहीं है, इसका एडजॉइंट है। और देखो अब आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी थी, जब आप इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे तो ये सेकंड वाला मैट्रिक्स ही है, इसलिए इसका एडजॉइंट निकालने की जरूरत थी, क्योंकि इनवर्स से इसका सॉल्यूशन आएगा।
एडजॉइंट ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस हमको उसको पहचानना था और लिखना था कि ऐसे हमने इसको पहचाना है। दोबारा से समझा रहा हूं, कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे पहले हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमको ये फॉर्मेशन दिखे, यहां से हमको स्ट्राइक किया कि चलो 8 बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर हमको याद आई थ्योरम ये वाली, तो हमने चेक किया, एक काम करते हैं, क्योंकि इसका क्यों चेक किया डिटर्मिनेंट, इसका क्यों नहीं किया? आप बोलोगे सर ए इंटू एडजॉइंट ए क्यों नहीं किया? क्योंकि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है उसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सेकंड वाला मैट्रिक्स है, तो इसलिए हमने इसका डिटर्मिनेंट चेक किया, क्योंकि इसी का तो इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब इसका एडजॉइंट चाहिए अपने को। तो इसलिए बेटा हम लोगों ने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट चेक किया और वो 8 ही आ गया। तो हमको समझ आया कि यार ये तो थ्योरम पे फिट बैठ रहा है, एकदम थ्योरम पे फिट बैठ रहा है। तो मतलब अगर ये ए है तो ये क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर मेरे को इनवर्स निकालना है, अब मेरे को इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को पता है वो किसके बराबर होती है, ए इनवर्स बी, जहां पे बी क्या होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ए इनवर्स कैसे निकाला जा सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, मॉड सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड बोल दिया, देखो मैंने भी जल्दबाजी में। तो यहां पे इसको 8 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा -1/2, 1/2 और ये भी 1/2, ठीक है। -7/2, 1/2, 3/2, फिर 5/2, -3/2, -1/2, और इसको आप क्या करोगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स 4, 9, 1, बस इसको सॉल्व करो, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, सवाल खत्म। समझ आया? इस सवाल से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। और देखो यहां से ना आपको एक और चीज मैं ऑब्जर्व करवाता हूं, आपने ये चीज पढ़ी है ना, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो जब आप देख रहे थे ना ये वाली चीज कि इसका और इसका प्रोडक्ट 8 आई के बराबर है, तो अगर आप इस 8 से डिवाइड करोगे दोनों साइड पे, पहले वाले को ऐसे लिखो, देखो b इंटू ए, पहले वाले को b बोल दो, तो b/8 इंटू ए किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर, मतलब b/8 ही ए इनवर्स है। और देखो वैसे ही तो ए इनवर्स निकाला गया है 8 से डिवाइड करके, तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। ठीक है दोस्त? अब बेटा देखो एक काम करते हैं, एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरे को डिटर्मिनेंट का एक अलग से क्वेश्चन वाला लेक्चर तो डालना ही है। और तुम मेरे को बता दो तुमको यार क्वेश्चंस में क्या करना है, तुमको पीवाईक्यूज करने हैं खाली, तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो मेरे को बता दो, मैं उसी टाइप के लेक्चर्स डालूंगा। क्योंकि तुम लोग डिमांड बहुत करते हो और देखते नहीं हो, और जब देखते नहीं हो ना तो मेरे को बड़ा वैसा फील होता है कि यार मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ और बच्चे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, तो एक टीचर के लिए ना बड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाता है वो यार। और समझो यार मेरे को और भी थोड़े से काम फ्रीलांसिंग वगैरह करना पड़ता है यार, पैसा तो यूट्यूब से कोई आ नहीं रहा है ना, तो मेरे को तो अपना घर चलाना है, तो इसलिए मैं तुम लोगों के लिए अगर कुछ कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो तुम लोग प्लीज उसको अच्छे से यूज करो और मेरे को ऐसे फीडबैक दो, ऐसे सजेशन जो कि तुम लोग एक्चुअली यूज करने वाले हो। अगर तुमको चाहिए हर चैप्टर के, बहुत आए थे बीच में कमेंट सर हर चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा दो, तो प्लीज मेरे को कमेंट में लिख देना कि पीवाईक्यूज चाहिए या फिर पीवाईक्यूज प्लस एमआईक्यूज, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस तुम लोग खुद से ट्राई करो दोनों, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं क्वेश्चंस वाला जो लेक्चर लूंगा उसमें अलग से ले लूंगा, ठीक है। तो ये आप दोनों के लिए, आप ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क 2, होमवर्क 1, सॉल्व देम आउट। चलो भाई, तो 4 चैप्टर के वन शॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों के स्कूल में टेस्ट होने वाले हैं तो भाई आप लोग इन चारों वन शॉट्स को देख के चले जाना, पक्का अच्छा कर जाओगे। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वन शॉट है, आज हो गया बेटा कितना, बुधवार, वेडनेसडे, तो इसी वीक के अंदर मैं 5वां वन शॉट भी निकाल दूंगा, क्योंकि वन शॉट को लेके अब मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं। तो मैं अगस्त के महीने में और सितंबर मिड तक मान के चलो, अगस्त के महीने में और 4-5 वन शॉट आ जाएंगे, और जो बच जाएंगे बाकी चैप्टर्स 3-4 वो सितंबर के मिड तक आ जाएंगे। तो सितंबर मिड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाएंगे, मैराथन्स करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की मैराथन्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।